रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई भी हीरो टिक नहीं सकता। रेडी। इंडिया का पहला ऐसा स्टार जिसने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भेद ही खत्म कर दिया। उसे हर जगह से ऑडियंस ने दिल खोल के प्यार दिया और वो पहला ट्रू पैन इंडिया स्टार भी कहलाया। जहां एसआरके जैसे ग्लोबल सुपरस्टार की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म के बजट 300 करोड़ रही, तो वही इंडिया की अब तक की टॉप 2 सबसे एक्सपेंसिव फिल्म 600 करोड़ की कल्कि और 700 करोड़ की अधिपुरुष, जो की बॉलीवुड की ही फिल्म थी। मतलब मेकर्स ने उसके नाम पर ब्लू चिप स्टॉक की तरह पूरा अकाउंट खाली कर दिया। जहाँ सलमान खान को 14 फिल्में लगी 5000 करोड़ का कलेक्शन करने में, तो सुपरस्टार एसआरके को 10 फिल्में। तो वहीं प्रभास ने सिर्फ 7 फिल्मों से 5000 करोड़ का कलेक्शन करके सिस्टम किया, पूरा बॉलीवुड साउथ सब फाड़ दिया। 700 करोड़ की फिल्म पिटने और हिंदूज के रिलीजियस सेंटिमेंट के हर्ट होने के बाद जहां दूसरे स्टार्स जैसे अक्षय आमिर के करियर पर भी स्कार लग गया, तो वहीं पब्लिक ने उसके बजाय पहली बार फिल्म फ्लॉप होने का पूरा ठीकरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे फाड़ दिया और ये भी कहा कि इन भरोसे वालों ने जानबूझकर प्रभास का करियर बर्बाद करने की कोशिश की है। और तो और इतने बड़े फ्लॉप्स के बाद भी उसका स्टारडम पहाड़ की तरह टस से मस नहीं हुआ। एक्चुअली अगर आपको स्टार की स्टारडम मेजर करनी है ना, तो आप उसकी फ्लॉप्स देखो कि फिल्म बुरी है। मतलब कल को मैं बुरी फिल्म बनाऊं, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन कल को अगर मैं बुरी फिल्म बनाऊं, तब हम देखते हैं उसका कलेक्शन कितना होगा कि यार फिल्म बुरी है लेकिन आमिर के स्टारडम पे ये धंधा हुआ है। एक स्टार का मतलब होता है एक विशुद्ध एक्सट्रोवर्ट प्रजाति के नर या मादा जो कि पब्लिक को कहीं भी कभी भी इंटरटेन कर दे। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा हो कि कपिल शर्मा और डॉक्टर गुलाटी भी उसके चरणों में गुलाटी मार दे, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रभास में नहीं है। Quite surprising for an actor to be so shy. Yeah. No, he doesn't like crowds. Crowd means he doesn't like more than 3 people. अब वैसे तो एसआर के ताल ठोक के कहते हैं, जय भैया मेरे बाद कोई ना सुपरस्टार होगा, आई एम लॉस ऑफ द स्टार। लेकिन मेकर्स प्रभास पर इतना विश्वास क्यों दिखाते हैं? वेल, अगर आप ये वीडियो ये सोचकर स्किप करने वाले हो कि अरे ये भी आ गया एसआरके वर्सेस प्रभास की बकैती करने और ये तो एसआरके का हेटर है, तो भाई इस वीडियो में हम प्रभास के स्टारडम के अलावा ये भी बात करेंगे कि क्या सच में प्रभास एसआरके से भी बड़े स्टार हैं या फिर एक लॉटरी स्टार या डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर, और कौन सी है वो प्रभास की अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसको देखते हुए क्रिटिक्स और मूवी रिव्यूअर उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा स्टार तक घोषित कर चुके हैं, और कैसे प्रभास की अगली मूव पूरे बॉलीवुड को आबाद और बर्बाद दोनों कर सकती है। इस वीडियो के लिए भी कम्युनिटी पोल पर 53,000 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और इस इन-डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो के लिए मैंने काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स, इंटरव्यू, पॉडकास्ट को देखा और समझा। तो अगर आप प्रभास के फैन हो तो लाइक तो बनता है, और मेरे प्यारे हिटर्स आपसे सवनी निवेदन है कि आप भी वीडियो देखने के बाद ही अपनी राय कमेंट सेक्शन तक पहुंचाएं। सो अधिपुरुष की वीएफएक्स और विजुअल टीम को करते हैं जॉनी भैया के हवाले, और वीडियो को पूरा देखने के लिए ईयरफोन जरूर लगा ले। 10 जुलाई 2015 इंडियन सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसके बाद पब्लिक का परसेप्शन साउथ सिनेमा के लिए पूरी तरह बदल गया। फिजिक्स एंड लॉजिक की अम्मी दीदी एक कर देने वाले फेमस साउथ सिनेमा की फिल्मों को पहली बार लोगों ने यूट्यूब के बजाय थिएटर में जाकर देखा, और बाहुबली जैसी एक फिल्म की वजह से उसके बाद साउथ की तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इंडस्ट्री की फिल्मों को भी इंपॉर्टेंस मिलने लगी। और अपने अनुपम चोपड़ा जैसे क्रिटिक्स ने भी माना कि हाँ, इन इंडस्ट्री को हमने अब तक इसी तरह इग्नोर किया जिस तरह कॉर्पोरेट्स में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की इग्नोर करके न्यू एम्प्लॉयज को 100% हाइक ऑफर की जाती है। I'm ashamed to say that I've been doing this for so long and I did not ever pay enough attention to other cinemas. So इस वीडियो को भी हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, प्रभास ने इतना मैसिव और अनब्रेकेबल स्टारडम क्रिएट कैसे किया, और प्रभास और एसआरके में किसका बड़ा है, अरे स्टारडम। एंड थर्ड, प्रभास के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एंड फोर्थ, प्रभास को कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने से उनके स्टारडम में 4 नहीं बल्कि 8 चांद लग जाएंगे। सो हाउ डिड प्रभास क्रिएटेड सच अ ह्यूज स्टारडम? अक्सर प्रभास के स्टारडम की जब भी बात होती है तो एक बात जरूर होती है कि अरे इसे तो राजा मौली ने बना दिया, वरना कुत्ता भी नहीं पूछता इस प्रभास को। लेकिन सेम डायरेक्टर के साथ सेम इंडस्ट्री के जूनियर एनटीआर और रामचरण ने भी आरआरआर जैसी ऑस्कर विनर और 1400 करोड़ कमाने वाली फिल्म भी दी, फिर भी वो प्रभास जितना पॉपुलर नहीं हो पाए। और नहीं दीदी, आरआरआर जैसी फिल्म के बाद भी रामचरण और उनके बाबूजी के साथ फिल्म आई आचार्य, और पता है 140 करोड़ की ये फिल्म सिर्फ 76 करोड़ कमा पाई और महा डिजास्टर फिल्म साबित हुई। और रामचरण की आने वाली फिल्म गेम चेंजर की भी बजट सिर्फ 240 करोड़ बताई जा रही है। वही जूनियर एनटीआर की देवड़ा 300 करोड़। मकसद ना भूलते हुए और मकसद को ध्यान में रखते हुए, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं दूसरे स्टार्स को नीचा दिखाऊं। प्रभास ने भी बाहुबली जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म से ठीक पहले 2014 में मिर्ची जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, लेकिन 2013 में
ही राजामौली पहुंचे प्रभास के पास एक पंचवर्षीय योजना का प्लान लेकर, जिसे पहले कई लोगों ने इनकार कर दिया था, इंक्लूडिंग ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन ने भी। हाँ, बाद में राजामौली ने क्लैरिफाई किया कि बाहुबली का रोल प्रभास के लिए ही था और फ्लो में उन्होंने प्रभास को ऋतिक से बेहतर भी बता दिया। माँ, ये साउथ वाले कैसे बॉलीवुड वालों को नीचे दिखाने चाहते हैं? मुझे बिना चश्मे के सब दिखाई दे रहे हैं माँ। जोक्स अपार्ट, लेकिन प्रभास ने मस्त चल रहे अपने करियर में हर्षद मेहता की तरह रिस्क से इस करते हुए दे दी अपने 5 साल राजामौली जैसे सारथी के हाथों में। एंड इन दिस ड्यूरेशन ही इवन सैक्रिफाइस्ड मेनी अदर फिल्म्स, इवन हिज मैरिज टू। बाहुबली की मैसिव और फेनोमेनल सक्सेस के बाद FMCG, शूज, फिटनेस, सरिया वाले, पेंट वाले सभी प्रभास के आगे पीछे दुम हिलाने लगे, जैसे गली का शेरू पार्ले जी के लिए दुम हिलाता है। प्रभास के स्पोक्स पर्सन ने भी बताया कि उन्होंने टोटल 18 करोड़ के एड का ऑफर ठुकरा दिया। ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। इन सब सेक्रीफाइसेस का फायदा भी प्रभास को ही हुआ और मौसी से सलाह लेते हुए प्रभास ने अंबुजा सीमेंट से ऐसा अनब्रेकेबल स्टारडम बनाया, जिसका फायदा उन्हें तब भी हुआ जब उन्होंने बाहुबली फ्रेंचाइज के बाद बैक टू बैक एवरेज या फ्लॉप फिल्में दी। उनके फैंस ने उन्हें सलमान की तरह उनके बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। दूसरी बात, स्टारडम सिर्फ फिल्मों में काम करके क्रिएट नहीं की जा सकती। अगर ऐसा ही होता तो आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की यह सारी फिल्में पिट नहीं रही होती। प्रभास की हम्बलनेस और कूल नेचर ने भी उनके स्टारडम में बहुत मदद की। उनके सारे को स्टार्स से लेकर उनके फैंस ने भी उन्हें एक जनरस और ट्रू डार्लिंग बताया। अपने काम किया प्रभास के साथ, वो कैसे को स्टार हैं, वो कैसे को एक्टर हैं, उनके साथ काम करना? यार, उनकी सबसे बेस्ट बात बताता हूँ मैं, ही इज सच अ बिग स्टार एंड ही डजंट नो दैट ही इज सच अ बिग स्टार। उनके साथ बैठ के ना पता ही नहीं लगता। I mean, there are nice guys, there are nice people, and then there is Prabhas. Like when you're working with him, you almost feel like you're his guest. प्रभास ने जहां अपने एक डिसेबल्ड फैन को अपना पर्सनल नंबर भी दिया, तो दूसरे डिसेबल्ड फैन को सेट का पूरा टूर भी दिया। और जहां 8-10 मिलियन वाले यूट्यूबर्स बाबू लोग खुद को टॉम क्रूज का ताऊ लड़का समझते हैं, लेकिन कभी वासेपुर के सरदार खान ने कहा था कि डैश कितना भी बड़ा हो जाए, डैश के नीचे ही रहता है, बाकी आप समझदार हो। बस इसी जेनरसिटी ने प्रभास को दूसरे स्टार से अलग बनाया और उनके स्टारडम को गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन भी दिया। प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर ने प्रभास जैसे विस्फोटक का इस्तेमाल बहुत ही सही तरीके से किया और एक ग्लोबल स्टार जिसने उसी साल 2000 करोड़ की फिल्म दी थी, उससे टकरा कर भी सालार से 700 करोड़ बटोर लिए। और 2023 में सिनेमा से मोदी जी ने भी अपने फकीरों वाले झोले में 18% की खूब GST बटोरी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रील एंड रियल दोनों जगह प्रभास के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से प्रभास के फैंस ने उन्हें रेबल स्टार कह के बुलाया। तो अभी आपको समझा होगा कि क्यों प्रभास साउथ के ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के सूरज बनकर ऐसे चमके जिसकी रोशनी को फ्लॉप्स की ग्रहण भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो अब आपको उत्तरांचल और दक्षिणांचल दोनों प्रतिभागी की योग्यता का आकलन करके बताते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? I mean, साउथ से प्रभास और बॉलीवुड से SRK के स्टारडम का थोड़ा नापतोल कर लेते हैं। डंकी वर्सेस सालार की क्लैश के टाइम पर SRK और प्रभास के फैंस सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और एक दूसरे के पिछवाड़े में भाला रोपण अभियान भी चला रहे थे। कोई कहता था कि प्रभास ने 1800 करोड़ की फिल्म दी है, क्या तेरा SRK ऐसा जिंदगी में कर पाएगा? तो ये SRK फैंस कहते थे कि वो बादशाह है, पिछले 30 साल से उसके स्टारडम में कोई सेंध नहीं लगा पाया। एक साल में उसने 2-2 हजार करोड़ की फिल्म डिलीवर की। तेरा प्रभास तो उसकी बॉम्ब निकला। बाहुबली के बाद तो रेंग रहा है तेरा प्रभास। तो भाई प्रभास ने खुद को SRK का फैन बताकर डिबेट ही खत्म कर डाली। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान या आमिर खान? आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख। लेकिन अब दंगल हो या संग्राम, स्टारडम पर तो बात करनी ही पड़ेगी। जहाँ बॉलीवुड में कॉमर्शियल सिनेमा का दौर स्टार्ट हुआ तो देवानंद, दिलीप कुमार, सॉरी योगी जी, आई मीन यूसुफ खान, अब ठीक है ना? बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना ने पहली बार स्टारडम का मीठा रस चखा। उसके बाद अमिताभ बच्चन का भी स्टारडम लोगों ने देखा और उसके बाद 90s में खान सरा स्टार्ट हुआ जिसमें सेल्फ मेड स्टार SRK सबसे ऊपर उभर कर आए। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली अपनी पहचान बनाई और आज भी कई सारे कंट्रीज में लोग इंडिया का नाम सुनते ही शाहरुख खान का जिक्र जरूर करते हैं। 1993 में बाजीगर से लेकर आज तक की जवान और पठान, ये सुपरस्टार 3 डिकेड से वैसा का वैसा ही बना रहा और आज के जेनजी जनरेशन के बच्चों के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी उसके फैंस हैं। तो भाई प्रभास को बाहुबली से पहले शायद ही इतने ग्रैंड लेवल पर लोग जानते थे, लेकिन हाँ, आज आप दूर दराज के किसी भी छोटे कस्बे गांव में चले जाओ, लोग प्रभास समझे न समझे बाहुबली जरूर समझते हैं। उस एक फिल्म में सिर्फ प्रभास, राजामौली ये साउथ सिनेमा की किस्मत नहीं बदली बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बदल दिया। दक्षिण के पहरेदार बनकर आए प्रभास की बाहुबली को देखते हुए बॉलीवुड फिल्म मेकर्स जो 50-100 करोड़ की फिल्म नहीं बना पा रहे थे, इवन 2014 की हिट सुपर हिट बॉलीवुड फिल्मों को ही ले लो, किसी की बजट 150 करोड़ भी टच नहीं कर पाई थी। फिर चाहे वो 140
करोड़ में बनी सलमान भाई की किक हो, SRK की हैप्पी न्यू ईयर हो, या फिर ऋतिक की बैंग बैंग, इवन उस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म पीके को भी 122 करोड़ में ही बनाया गया था। और आज भी सलमान खान की पिछली 3-4 फिल्मों को भी अगर ऐड कर दिया जाए, जैसे 300 करोड़ के टाइगर, 125 करोड़ की किसी का भाई किसी की जान, 60 की अंतिम, 90 की राधे, तब भी जाकर इन 4 फिल्मों का कलेक्शन 575 करोड़ होता है। सिमिलरली SRK की 120 करोड़ की दंकी, 300 के जवान, 250 के पठान का टोटल कलेक्शन 670 करोड़ होता है। तो वही प्रभास की एक फिल्म पर मेकर 600-700 करोड़ फूकने के लिए तैयार रहते हैं। जलवा है हमारा। और साउथ क्या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर भूषण कुमार कहते हैं कि प्रभास की एवरेज फिल्म दूसरों की हिट फिल्मों से ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। And Prabhas after Bahubali has become that kind of pan-India artist, and he works. Even Saho, which did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of Hindi movies. अब जैसा कि सलमान खान ने कहा था कि बॉलीवुड के 5 पिलर कहीं नहीं जाने वाले, जिसमें उन्होंने SRK, आमिर, खुद को यानी सलमान खान, अक्षय, अजय को भी बतलाया था, जिसमें एक तो ऑलरेडी खटाखट मूवी करके ऑलमोस्ट दूर चुके हैं, तो बाकी भी अगले 4-5 साल के बाद लीड रोल प्ले करने लायक नहीं बचेंगे। हाँ, कई लोगों का ओपिनियन है कि रणवीर, राजकुमार राव, छपरियों वाली हरकत करने वाले विकी कौशल बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इन पर 400-500 करोड़ का दाव खेल पाएगा। लेकिन अपने आमिर खान तो स्टारडम को लेकर कुछ अलग ही सोचते हैं। जिस हीरोइन के हाथ पे मैंने थूका है वो नंबर 1 हो गई है। ससुर तो भाई तुम लोग अपना अपना देख लो, मैं निकला गड्डी लेके स्टार बनने। बुक माई शो की टिकट की सेलिंग पर भी अगर एक बार नजर डाला जाए तो कल्कि ने भाई 1 घंटे में 95,700 टिकट्स बेचे थे। तो वही जवान ने फर्स्ट आवर में 86,000, लियो ने 83 और एनिमल ने 80,000 टिकट्स बेचे थे। तो अगर बॉलीवुड की बात करें तो पठान जवान को छोड़ के किसी भी फिल्म के पहले पार्ट के लिए 1000 करोड़ टच कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन कल्कि, जिसे पहले कई सारे यूट्यूबर्स ही फरवरी मार्च के टाइम पर कह रहे थे कि क्या बवासीर बना दियो, जून आते आते सबके सुर में बदलाव आ गए, और जिसे ये लोग अगला आदिपुरुष बता रहे थे, वही कल की आज 1100 करोड़ की कलेक्शन भी कर चुकी है। इस छोटे से कंपैरिजन से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रभास का स्टारडम ग्राफ हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा। अब प्रभास का स्टारडम SRK से बड़ा है या नहीं, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर किसी भी फिल्म में SRK और प्रभास साथ में आए तो कल्कि के टाइम पर तो बुक माई शो की साइट सिर्फ साउथ रीजन में हैंग हुई थी। अगर ऐसा होगा तो बॉक्स ऑफिस क्या हॉलीवुड वाले भी हमारे सामने बो डाउन करते नजर आएंगे बॉस। हाँ, तो अब आपको थंडरबोल्ट जैसे प्रभास की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं। प्रभास अपकमिंग स्टॉर्मिंग फिल्म्स। एक सुपरस्टार और एक एक्टर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। एक सुपरस्टार या स्टार बनने के बाद आपको अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग फिल्में करनी होती है। जैसा कि मनोज बाजपेयी ने भी कहा था कि स्टार और एक्टर में ये डिफरेंस होता है कि एक्टर को उसकी एक्टिंग के बेसिस पे जज किया जाता है, पब्लिक उसे उसकी पुरानी फिल्मों और परफॉर्मेंस पर आंकती है। ऑन द अदर हैंड, एक स्टार की एंट्री पर थिएटर में तालियां बजती हैं, लोग सीटियां बजाते हैं, आधी पब्लिक तो बस अपने स्टार को देखने थिएटर तक चली आती है। और यही बात एक स्टार के लिए बून और कर्स यानी वरदान और अभिशाप दोनों बन जाती है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है ट्यूबलाइट और फैन जैसी बेहतरीन फिल्में, जिसे पब्लिक ने कूड़े में डाल दिया। लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास ने इस मिथ को भी तोड़ने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने साहो जैसे एक्शन थ्रिलर फिल्म की, फिर राधे श्याम जैसे एक्शन ड्रामा, और फिर जाकर स्क्रिप्चर बेस्ड आदिपुरुष। लेकिन प्रभास ने एक्सपेरिमेंट की आग से और खेला और इंडिया की पहली माइथो साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 पर भी काम किया। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुपरस्टार रजनीकांत को आप उनकी फिल्मों में मार खाते हुए नहीं दिखा सकते, तो वहीं कल्कि 2898 में प्रभास ने एक ग्रे कैरेक्टर प्ले किया और फिल्म में उन्हें मार खाते हुए भी दिखाया गया। फिर भी वो फिल्म चली और प्रभास डायनासोर्स ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ के रख दिया और 1100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म डिलीवर की। सो प्रभास की आज अगर सबसे ज्यादा हाइप फिल्म मार्केट में कोई निकल कर आ रही है तो वो है द मोस्ट वायलेंट डायरेक्टर, झूठे फेमिनिस्ट को बेल्ट से कूटने वाले संदीप रेड्डी वांगा इन प्रभास की फिल्म स्पिरिट। स्पिरिट दरअसल प्रभास की सबसे एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से एक होने वाली है, जिसमें प्रभास एक रूथलेस और सिंसियर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करेंगे। और इस फिल्म को फिर से टी सीरीज वाले भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिन्होंने साहो, राधे श्याम और आदिपुरुष को प्रोड्यूस किया था। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। लेकिन भैया इस बार फिल्म के डायरेक्टर बाबू कोई टॉम डिक हैरी नहीं बल्कि वांगा जी खुद हैं, और उन्होंने खुद ही कंफर्म भी किया है कि इस फिल्म में कॉमर्शियल अपील के साथ साथ इमोशनल डेप्थ भी होगा। 300 करोड़ में बन रही इस फिल्म को उन्होंने एक पक्का कॉमर्शियल एंटरटेनर फिल्म भी बताया है। स्पिरिट से पहले भी वांगा किसी दूसरी हॉलीवुड फिल्म का ऑफर लेकर प्रभास के पास गए थे, लेकिन उन्होंने उस फिल्म से इनकार कर दिया था। लेकिन स्पिरिट की स्टोरी थोड़ी सी सुनने के बाद प्रभास ने हाँ कह दी थी। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनिमल तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फेमिनिस्ट कुछ राइटर और
नेता लोगों की छाती पर मूंग दलने का असली काम तो स्पिरिट करेगी। वैसे भी प्रभास को लोग डायरेक्टर ड्रिवन एक्टर ही कहते हैं, तो अगर वांगा चॉकलेटी भाई रणवीर का जानवर जगा सकते हैं, सो यू कैन इजीली इमेजिन कि व्हाट ही इज गोना डू विद प्रभास। और इस फिल्म के लिए वांगा जी इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन ही 150 करोड़ प्लस होगा। मतलब पहले वीकेंड में ही फिल्म बजट से ज्यादा कमा लेगी। इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी और जूम हिंदी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपनी रसमलाई जी यानी रश्मिका जी इस फिल्म में दिखाई देने वाली हैं। अब फिल्म में प्रभास सिंघम जैसे पुलिस वाले होंगे या फिर गंगा जल वाले, ये तो सिर्फ वांगा जी ही जानते हैं। नंबर 2 पर आती है प्रभास की एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म राजा साहब। लॉकडाउन के बाद आपने भी नोटिस किया है या नहीं, लेकिन मार्केट में 3-4 तरह की फिल्में ही बोरी भर भर के कलेक्शन करके जा रही हैं, जिसमें एक तो स्पिरिचुअलिटी बेस्ड कंटेंट जैसे हनुमान, दूसरी ब्लड बात करने वाली फिल्में जैसे एनिमल सालार, तीसरी हॉरर कॉमेडी जैसे मुंजिया स्त्री 2। तो प्रभास के राजा साहब भी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की ही फिल्म होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर है मारुति, जिन्होंने इससे पहले 8-10 फिल्में डायरेक्ट की हैं और इस फिल्म के लिए प्रभास को इंटेंस वर्कआउट और डाइट पर जाना होगा। फिल्म में उनके साथ 3 कन्याएं यानी रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन भी होंगी। अब इन तीनों में कौन भूतनी बनेगी और कौन फिल्म की हीरोइन, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, प्रभास के रंगीले बैकग्राउंड में लुंगी पहने लुक काफी मस्त लग रहा है। मतलब जब ये पोस्टर आया है तो मुझे भी ये प्रभास कम लुंगी पहने टेक्निकल गुरुजी ज्यादा लगे। नंबर 3 पर आती है अगली फिल्म जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है सालार पार्ट 2। सालार पार्ट 1 को देखकर लोग बोल रहे थे कि देख रहा है ना विनोद, कैसे फिल्म बोल बोल के 3 घंटे में ट्रेलर दिखाया जा रहा है। लेकिन आप कोई भी सक्सेसफुल फिल्म या सीरीज की फ्रेंचाइज उठा के देख लो, स्टोरी बिल्ड करने में थोड़ा टाइम तो जाता है बस। सालार पार्ट 2 इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हमें ये जानने को मिलेगा कि क्यों देवा यानी अपना प्रभास और वर्धा यानी सुकुमारन ये जय बीड़ू कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए और कैसे बना अपना देवा सालार। काफी सारे क्वेश्चंस के साथ छोड़ गई प्रशांत नील की सालार पार्ट 1 के बाद सालार पार्ट 2 के ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार सालार पार्ट 2 में प्रशांत नील पक्का से रॉकी भाई को लाएंगे या फिर KGF 3 में प्रभास का ही कोई कैरेक्टर होगा, क्योंकि आधे लोग तो सालार से प्रभास और यश को साथ में देखने के चक्कर में ही चले गए थे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सालार पार्ट 1 में फिल्म के सारे कैरेक्टर्स और प्लॉट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। कहानी इस बार काफी आगे बढ़ेगी और हमें ये भी बताया जा चुका है कि देवा दरअसल सौरयंगा ट्राइब का लीडर का बेटा होता है और वही गति का असली हकदार भी होता है। इस फिल्म पर खूबिया तरीके से काम चल रहा है और मेकर्स फिल्म को 2025 के मिड तक लाना चाहते हैं और इसे पहले पार्ट से कई गुना ज्यादा ग्रैंड लेवल पर रिलीज करने का भी प्लान है। नंबर 4 पर जो फिल्म है उसे जानकर आपको भी जोड़ का झटका धीरे से लगेगा, क्योंकि प्रभास लोकेश कनगराज के साथ भी एक फिल्म करने वाले हैं। बैंक एम्प्लॉय रह चुके लोकेश कनगराज ने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपनी 10वीं और आखिरी फिल्म प्रभास के साथ ही करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे बैंक वाले लंच के बाद काम नहीं करते, वैसे लोकी भैया ने भी कहा था कि बस 10 फिल्में करना है, उसके बाद तो हम फिल्मों से संन्यास ले लेंगे। LCO के बाद वो प्रभास के साथ भी एक फिल्म करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म ही होगी। हाँ, लेकिन बुरी बात ये है कि ये LCO की पार्ट नहीं होगी। लेकिन भैया जी उस टाइम पर प्रभास एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुके होंगे और लोकी भैया भी इंडिया के टॉप डायरेक्टर्स में से एक होंगे। नंबर 5 पर आती है कल्कि पार्ट 2। कल्कि 2898 के पहले पार्ट को सभी लोगों ने प्रभास से ज्यादा अमिताभ बच्चन की फिल्म बता दी, लेकिन लास्ट के महाभारत रेफरेंस और कर्ण वाले सीन वाज पैसा वसूल और मेकर्स ने नेक्स्ट पार्ट में काफी सारे रेफरेंसेस डालने की भी बात की है। पहले रूमर ये थी कि फिल्म की 60% शूटिंग हो चुकी है, लेकिन बाद में नाग अश्विन ने कंफर्म किया कि नहीं अभी तो सिर्फ 20-25 दिन की ही शूटिंग हुई है। फिल्म के सीक्वल को लेकर काफी ज्यादा हाइप मार्केट में है। ऐसे में मेकर्स जितनी जल्दी ये फिल्म लाएंगे उन्हें उतना ज्यादा फायदा होगा और नाग अश्विन भी ये बात कह चुके हैं कि फिल्म जल्दी ही आएगी। I think hopefully we'll get to the wait won't be too long for the second part. नंबर 6 पर आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट हनु राघवा पुड्डी की अनटाइटल प्रोजेक्ट। 26 जुलाई को ये अपडेट आई कि प्रभास सबसे पहले राजा साहेब और इस अनटाइटल फिल्म को टाइम देने वाले हैं और काफी सारे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर प्ले करने के बाद ये दोनों ही फिल्में उनके लिए एक ब्रेक भी साबित होगी। रूमर्स ये भी है कि इस फिल्म का नाम फौजी होगा और ये हमें प्री इंडिपेंडेंस की स्टोरी दिखाएगी, यानी उस टाइम की स्टोरी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद मूवमेंट चला रहे थे। फिल्म को लेकर एक और रूमर भी सामने आई है कि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली को भी कास्ट किया जाना है। लेकिन भैया अगर ऐसा सच में होता है तो SRK की रईस में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने पर कितना बैकलैश झेलना पड़ा था और SRK को कितना बॉयकॉट का सामना करना पड़ा था वो तो आप जानते ही हो। तो इन्हीं सारी प्रोजेक्ट्स की वजह से प्रभास को इंडिया का ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपरस्टार भी बताया जा रहा है। और बाहुबली 3 को लेकर भी राजा मौली ने कहा था कि भैया फिल्म तो जरूर आएगी लेकिन प्रभास लीड रोल में होंगे या नहीं ये कुछ कह नहीं सकते। सो वीडियो के आखिरी चरण की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अपने स्टारडम को और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रभास को और भी ज्यादा विजिलेंट रहना होगा और इन 3-4 बातों का ख्याल रखना होगा।
नंबर 1, डोंट ब्लाइंडली फॉलो डायरेक्टर्स। प्रभास की सबसे बुरी आदतों में से एक है कि वो अपने आप को पूरी तरह से डायरेक्टर को समर्पित कर देते हैं। यही गलती उन्होंने आदिपुरुष के टाइम की, एंड वी ऑल नो द कॉन्सिक्वेंस। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर डायरेक्टर राजामौली नहीं होता। सो सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इज इवन मच मोर क्रूशियल इन केस ऑफ प्रभास। दूसरी और एक बात, प्रभास अगर फिर से अपने करियर में अपना हाथ किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर के हाथ में देते हैं, फिर भैया बैकग्राउंड में ये गाना बजना तो लाजमी है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, फिर से फ्लॉप्स की सौगात तेरे साथ हो। नंबर 2, लार्जर देन लाइफ मूवीज। प्रभास को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो एक स्टार है, ना कि एक्टर। इसलिए उन्हें ज्यादातर फिल्में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड ही करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को जो पसंद है अगर आप वही डिलीवर करोगे तभी आपका स्टारडम बरकरार रहेगा। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म डबिंग। अब भैया हिंदी ऑडियंस के लिए प्रभास की फिल्मों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनकी डबिंग। साहो राधे से हम उठा के ही देख लो, हिंदी ऑडियंस प्रभास की आवाज का मतलब समझती है शरद केलकर। जय महेशपते। Hindi for me it was difficult. Like every material has a strilling and pulling. Correct. Yeah. So that was a little tough, and the thas that was little in a flow. No? Right. When I can read it slowly separately, but when the dialogues it can't be like sometimes you need to. तो डियर मेकर्स, अगर 600-700 करोड़ फूकने के बाद अगर आपकी बजट खत्म हो जाती है और हिंदी डबिंग के पैसे नहीं बचते, तो एटलीस्ट हमें बता देना, हम अपनी 4 लाख ऑडियंस से 10-20 रुपए का चंदा इकट्ठा करके आपको दे देंगे। लेकिन प्रभास की आवाज का मतलब होता है शरद केलकर। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम राजामौली। अब प्रभास के फैंस मुझे कह सकते हैं कि अबे साढ़े अर्जुन कभी द्रोणाचार्य से अलग हो सकते हैं क्या? तो भैया जरूरत पड़ने पर अर्जुन ने साथ तो क्या उनके विपक्ष युद्ध भी किया था। राजामौली का मतलब सिर्फ ब्लॉकबस्टर की गारंटी नहीं होती, बल्कि उसका एक दूसरा साइड भी होता है, 5 साल की जेल की सजा। और अपने सोना बाबू यानी महेश बाबू को ही देख लो। और आज प्रभास एक छोटे मोटे स्टार नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप अक्षय कुमार बन जाइए, लेकिन अपने फैंस की नीड और स्टारडम को ध्यान में रखते हुए 1-1.5 साल पर फिल्में जरूर लाते रहिए। तो भैया जी लोग इस इन डेप्थ एनालिसिस वाली वीडियो बनाने में मेरे आंखों में डार्क सर्कल और पिछवाड़ा फट के 76 हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके प्रमोट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और हाँ, अगर आप हमसे किसी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा होगी उस पर वीडियो जरूर आएगी। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।